जय हिंद। इस क्लास में हम संविधान संशोधन के बारे में A to Z पढ़ेंगे। संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान संशोधन को भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आपको ध्यान रखना है इन चारों फैक्ट को कि संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही संविधान संशोधन को भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। जैसे मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, वैसे ही संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कौन से? तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर संसद को किसी मुद्दे को जो कि संविधान में दिया गया है और उसे संशोधित करना है तो उसके लिए उसे विशेष बहुमत से उस बिल को पारित करना होगा। विशेष बहुमत का अर्थ होता है 2/3 बहुमत से पारित करना। अर्थात संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत से उस संशोधन को पारित करना होगा। अभी तक इस तरह से कुल 127 विधेयक द्वारा संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। अब छात्र लोग यहाँ ये गलतियाँ करते हैं कि यह विधेयक 127 क्या है और 105 संशोधन क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब संसद में कोई बिल पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है, और जब उसे संसद द्वारा अपना लिया जाता है तो वह संशोधन बन जाता है। अगर उसे संविधान द्वारा या आपको संसद द्वारा नहीं अपनाया गया है तो वह आपको आगे विधेयक ही रह जाएगा, संशोधन नहीं बनेगा। जैसे कि आइए हम आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगले स्लाइड में समझाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक अर्थात बिल और संशोधन में अंतर ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि संविधान में कोई एक बिल पहला नंबर पेश किया गया और उसे संविधान सभा या संसद द्वारा अगर स्वीकृत कर लिया जाता है तो वहीं संशोधन बन जाता है। सिंपल सी बात है। अगर जैसे कि दूसरा पेश किया गया बिल लेकिन उसे संसद द्वारा पारित नहीं किया गया, इसलिए इसे संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा वैसे ही बिल पेश किया गया लेकिन वह संसद द्वारा पारित नहीं होता है तो उसे भी संशोधन नहीं माना जाता है। चौथा पेश होता है और उसे संशोधन में क्या हो जाता है या संसद द्वारा स्वीकृत पारित कर दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए, एक विधेयक और ये दो विधेयक, विधेयक तो दो ही हुआ लेकिन यहाँ 1 और 2 ये संशोधन तो 2 ही हुआ लेकिन विधेयक कितना हो गया? तो विधेयक 4 हो गया। तो इस तरह से विधेयक जो कंटिन्यूसली चलते रहता है, जो भी संसद में पेश किया जाता है, जो अगर वो क्या होता है कि संसद द्वारा स्वीकृत हो जाता है वही संशोधन बन पाता है, नहीं तो बाकी वो विधेयक ही रह जाता है। जैसे अगर आप 100 के आगे बढ़िएगा तो 100वां जो संविधान संशोधन था वो 119 नंबर के विधेयक से बना था। ध्यान देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि 100वां संविधान संशोधन किस विधेयक के द्वारा किया गया था। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसको संविधान संशोधन के साथ भी दिखाएंगे। चलिए अब हम संविधान संशोधन 1 से लेकर के आगे जो भी अभी तक संविधान संशोधन हुए 105 तक सभी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बने हैं सबके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा संविधान संशोधन और उसके विधेयक तथा बिल में अंतर, मतलब संविधान संशोधन और संविधान बिल अर्थात विधेयक में अंतर क्या है, संशोधन और बिल में अंतर हमने देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला संविधान संशोधन कुछ इस प्रकार है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा 1951 में किया गया था और पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा। यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपको 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, किसकी सरकार द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा शामिल किया गया था। ये जो 9वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से। तो आपको याद रखना है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिससे के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया
और यह 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ये जो 9वीं अनुसूची है इसमें वर्तमान में कुल 284 अधिनियम है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कुल इसमें 284 अधिनियम है और जो 9वीं अनुसूची में ये जो 284 अधिनियम है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है या न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 9वीं अनुसूची में जो भी 284 विधेयक या कानून है इसकी जो जांच है वो न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन अगर वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ये जो 284 अधिनियम है या 9वीं अनुसूची है इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है। तो प्रथम संविधान संशोधन आपको याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा की गई। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और यह भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें कुल 284 अधिनियम है और इन पे अर्थात 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है या न्यायालय द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकती है। तो ये प्रथम संविधान संशोधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। पहला संविधान संशोधन 1951 के बाद जो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसलिए आप देखिए इसमें एक से जो एक तो हम ले लिया, लेकिन 5 से मतलब कि 5 तक ये आपको ध्यान रखना है कि 2 से लेकर के 6 तक इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए इसको लीव कर दिया गया है। जो 7वां अगला संविधान संशोधन है वह 1956 में किया गया था और ये जो 7वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि फजल अली आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो फजल अली आयोग की सिफारिशों को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा लागू किया गया था। ये जो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा फजल अली आयोग की सिफारिश से लागू की गई थी, यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग की ही नियुक्ति जो है वह 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया था। अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी इसको लागू 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था और यह जो है फजल अली आयोग की सिफारिशें इसके द्वारा लागू हुई थी। इसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित विषय शामिल थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फजल अली आयोग की सिफारिशों को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा फजल अली आयोग की सिफारिश लागू हुई थी। जबकि ये जो फजल अली आयोग है वो किससे संबंधित था। तो फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। यह एक राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसी के कहने पे जो भारतीय राज्यों का गठन था वो भाषा के आधार पर गठित किया गया था और इस तरह से इसमें जो फजल अली आयोग है इसमें कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ध्यान रखने वाली बात है कि जो फजल अली आयोग है यह 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लागू हुई। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, राज्य पुनर्गठन आयोग था और इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो एक बार देखिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। आप 2-3 बार इसको देखिएगा, पक्का याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, तो फजल अली आयोग की सिफारिश से किस संविधान संशोधन लागू हुई, यह किससे संबंधित था, इसके द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये वो 7वां। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 7वें संविधान संशोधन के बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 21वां संविधान संशोधन 1967। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम वही संविधान संशोधन ले रहे हैं जहाँ से अभी तक 75 सालों में, आज़ादी के 75 सालों में जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या जहाँ से पूछे जाने की संभावना है। बाकी जहाँ से कोई भी संभावना नहीं है उसको हमने छोड़ दिया है। तो जो 21वां संविधान संशोधन है यह ध्यान देने की बात है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। ध्यान रखने वाली बात है कि जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषा शामिल किए गए थे। मूल संविधान में 14 भाषा शामिल थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा संविधान आगे बढ़ा तो उसके बाद हमने 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में हमने सिंधी भाषा को 15वें भाषा के रूप में शामिल कर लिया।
तो यहाँ से यह बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था या शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, और यह जो सिंधी भाषा शामिल हुई संविधान में, यह 15वीं भाषा थी, जो कि मूल संविधान में 14 भाषा और सिंधी को 15वें भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 में। तो यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 21वें के बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 36वां संविधान संशोधन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान रखना है आपको कि सिक्किम को 1975-76 में ही शामिल किया गया था और यह भारत में भारतीय एक राज्य के रूप में 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था और इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये किसकी सरकार के द्वारा? तो ध्यान रखना है इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा इसे शामिल किया गया था। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। 36वें के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 42वां और 44वां। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में इसी से पूछे गए हैं, 42वें संविधान संशोधन से, तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। 42वां जो संविधान संशोधन है इसे 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये से याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में हुआ था, 1976 में, और इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे। संविधान में इतने सारे संशोधन हुए कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। किसको? तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है और ये जो 42वां संविधान संशोधन है यह इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी, कौन से संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, या 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में। इस तरह से आपको इसे याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान कहा जाता है और ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जो पहला महत्वपूर्ण काम था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था यह अब प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है जिसके द्वारा 3 नए शब्द, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ये 3 नए शब्द आपको याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 3 नए शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम था, पहला तो ये हो गया प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो था कि इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा ये जो मूल कर्तव्य थे ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मूल कर्तव्य थे या नहीं संविधान में, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था और इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल हुए थे। 11वां जो मूल कर्तव्य था वो आगे शामिल हुआ था 2002-03 में। जो मूल कर्तव्य है इसे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। तो यहाँ से भी पूछता है कि मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लागू हुआ, तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें जो है इसको ऐड करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में संशोधन किया गया था और 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया था। साथ ही अनुच्छेद में इसमें संविधान में भाग क 4 का क भी जोड़ा गया था। तो यहाँ से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक
कर्तव्य या मूल कर्तव्य को रखा गया है। तो भाग 4 के क में किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 के क में। इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो किसके लिए, मूल कर्तव्य के लिए। तो अनुच्छेद 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया था। और यह किस समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्य शामिल हुआ था। और इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, जबकि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। तो यह 2 काम हो गया जिसे याद रखना है आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक तो प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को शामिल किया जाना। अगला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी में DPSP में भी बहुत 3-4 संशोधन हुए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहला जो संविधान संशोधन था वो प्रस्तावना में हुआ था, और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। दूसरा जो था वो भी इम्पोर्टेंट था और उसे आपको याद रखना है कि दूसरा जो संविधान संशोधन था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या जोड़ा गया था। तो जो पहला था इसे हमने आपको बता दिया कि प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा मूल कर्तव्य शामिल, तीसरा DPSP में संशोधन किया गया था। DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके द्वारा जो संविधान है उसमें 3 नए चेंजेस किए गए थे। अनुच्छेद 39 का क जोड़ा गया था, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई थी। वैसे ही अनुच्छेद 43 का क या ए बोल सकते हैं, ये भी जोड़ा गया था, और इसे में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह नया अनुच्छेद 43 का ए जोड़ा गया था। तीसरा था अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ये अनुच्छेद 48 का ए जोड़ा गया था। तो इस तरह से पहला जो था DPSP में 3 नए शब्द, दूसरा जो था वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर दूसरा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, तीसरा DPSP में भी संशोधन किया गया था और इसके तहत 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, उप अनुच्छेद ये, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्वेश्चन पूछता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को किस अनुच्छेद में रखा गया तथा यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, किसकी सरकार के समय जोड़ा गया था। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। वैसे ही उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 के ए में है, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वैसे ही 48वें संविधान संशोधन 48वें अनुच्छेद के एक में या क में पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। तो ये भी किसमें जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ और काम किए गए थे जिसमें कि आपको बहुत सारे याद नहीं रखने हैं, क्योंकि उसे 44वें द्वारा निरस्त कर दिया गया, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये 3 जगह, और चौथा जो है इसमें 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। आरंभ में जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय थे, ठीक है, और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे जब संविधान बना था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य सूची में 66 विषय थे, इसके 5 विषय को शामिल कर दिया गया किसमें, समवर्ती सूची में, और इस तरह से इसमें 52 विषय हो गए। तो अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है, ठीक है, क्योंकि 66 से 5 निकाल दिए गए। तो ये काम चौथा हो गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से काम, प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा मूल कर्तव्य का निर्माण या जोड़ा जाना, तो मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। उसके बाद DPSP में क्या किया गया था, तो तीसरा काम था DPSP में संशोधन करके 3 नए उपनिषद जोड़े गए थे। उसके बाद चौथा जो है वो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषयों को ट्रांसफर किया गया था। तो ये 4 काम आपको याद रखना है। ऐसे तो बहुत इतने सारे काम है कि इसे मिनी संविधान कहा जाता है, लेकिन आपको 4 को ही याद इसलिए रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सबको 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जैसे कि यहाँ देख लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। वैसे ही संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था।
कि अगर संविधान संशोधन जो संसद करता है तो उसे न्यायिक जांच से बाहर, मतलब कि न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती। इसे भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाहर कर दिया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन की जो 4 चीज़ें थी वही याद रखनी है, बाकी सबको आपको ध्यान में नहीं रखना। बाकी सबसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, न पूछेगा, ठीक, वो उसे निरस्त कर दिया गया है। तो ये सभी हुए 42वें संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इसे आपको मेमोराइज कर लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के बाद जो हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है 44वां संविधान संशोधन 1978। ध्यान रखना है कि जहाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था, वहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किया गया था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 42वां का स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लेना, एकदम रट्टा मार लेना। 42वां तो आपको हाल में याद होना ही चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण काम किए गए थे वो पहला काम था कि इन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त करके इसे, जो कि अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों में सम्मिलित था, जिसे ट्रांसफर करके अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। अर्थात संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। तो पहला काम हो गया कि संपत्ति का अधिकार का समापन मौलिक अधिकार से समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार के रूप में कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद आपातकाल में आंतरिक विद्रोह, मतलब जो मूल संविधान था या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल में जो आंतरिक अशांति या विद्रोह शब्द रखा गया था उसे चेंज कर करके आपातकाल में आंतरिक अशांति या विद्रोह की जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निहित शब्द या आपातकाल के लिए निहित शब्द आंतरिक अशांति या विद्रोह के द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है इसे समाप्त करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकाल में आंतरिक अशांति या विद्रोह शब्द के बदले सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर दिया गया। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो इसमें काम था महत्वपूर्ण वो ये किया गया कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को ये कर दिया गया इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन में 3 महत्वपूर्ण काम हुए। पहला हुआ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया। दूसरा जो था संविधान में आंतरिक अशांति या विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लगने वाला था उसे बदल करके उसका सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तीसरा जो काम किया गया वो ये किया गया कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21, 20 में है कि अपराधों के संबंध में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, तथा 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इन दोनों अनुच्छेद को आपातकाल में भी समाप्त या निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुआ 44वें में भी और सारे काम किए गए थे जो कि 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को रद्द किया गया था, लेकिन वो जो रद्द हो चुके हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए उसको हमने यहाँ शामिल नहीं किया है। 44वें के बाद हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला संविधान संशोधन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है 52वां संविधान संशोधन। जो 52वां संविधान संशोधन है इसे 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था जो कि दल बदल से संबंधित है। 52वें के बाद अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 को भी राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था और इसके तहत मताधिकार की आयु 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मत देने की आयु है उसे 21 साल से घटा करके 18 साल
21 साल कर दिया गया था, मतलब 21 वर्ष किया गया। तो उसे 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था राजीव गांधी की सरकार द्वारा। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मताधिकार की आयु 21 साल से 18 साल घटाकर किस संविधान संशोधन और किस वर्ष किया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, इसे आपको याद रखना होगा। 61वां का बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया था, एमएलए वाला, मतलब उसमें जो एमएलए वाला अर्थात दिल्ली में विधानसभा का निर्माण 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वह है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। वे 3 नई भाषाएं कौन थी, तो इसे नमक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ध्यान देना है आपको, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था या ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था या ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये जो पंचायती राज संस्था है इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 9वें भाग में शामिल किया गया और इसका नाम पंचायत कर दिया गया। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संस्था को रखा गया है और इसका नाम वहाँ पंचायत रखा गया है। साथ ही इसके लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें पंचायतों को 29 विषय दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो अनुसूची 11 है वो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था संविधान में और इसमें पंचायती राज संस्था को कुल 29 विषय दिए गए हैं। ये जो पंचायती राज संस्था को हमने संवैधानिक दर्जा दिया था, तो ध्यान देने वाली बात है कि संवैधानिक दर्जा इसे हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया था। तो संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे भाग 9 में शामिल किया गया था और इसका नाम पंचायत दिया गया था। इसके लिए अनुसूची 11 भी शामिल किया गया था संविधान में और इसमें 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए थे। इसे जो लागू किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज संस्था को लागू कब किया गया था। तो इसे लागू 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे किस भाग में शामिल किया गया, तो भाग 9 में। और किस अनुसूची में, तो अनुसूची 11 में। कितने विषय प्रदत्त है पंचायती राज संस्था को, तो 29 विषय। इसे कब शामिल किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को शामिल किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वह है 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ध्यान देना है कि 73वें द्वारा पंचायती राज संस्था को और 74वें द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके लिए नगर पालिका को संविधान के भाग 9 के क में जोड़ा गया है। अर्थात नगर पालिका को अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग में रखा गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के क में, और वहाँ उसका नाम नगर पालिका है। इसके लिए अर्थात नगर पालिका के लिए भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और इसमें 18 विषय सम्मिलित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नगर पालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नगर पालिका किस भाग से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के क से संबंधित है। जबकि भाग 9 में अगर सिर्फ बोलिएगा तो भाग 9 में सिर्फ आपको कौन सा संबंधित है, तो ग्राम पंचायत संबंधित है, और 9 के क में नगर पालिका संबंधित है। वैसे ही 11वीं अनुसूची रखा गया था किसके लिए, तो पंचायती राज संस्था के लिए, जबकि 12वीं अनुसूची रखा गया है नगर पालिका के लिए। पंचायती राज संस्था को जहां 29 विषय दिया गया था, वहीं नगर पालिका को 18 विषय प्रदत्त हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 73वां और 74वां को आपको
कंपेयर करके याद रखना है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 73वां और 74वां दोनों का संविधान संशोधन जो है 1992 में ही हुआ था। जबकि आपको ध्यान देना है कि पंचायती राज संस्था को भाग 9 में और नगर पालिका को भाग 9 के क में शामिल किया गया है। पंचायती राज संस्था को अनुसूची 11 में और उसमें 29 विषय उनको दिया गया है। जबकि नगर पालिका को भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में शामिल किया गया है और इसमें 18 विषय नगर पालिका को दिए गए हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। 74वें संविधान संशोधन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वह है 84वां संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था और इसके तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह निर्धारण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह हाल ही में बीपीएससी 67वीं में क्वेश्चन पूछा गया था 67वीं री एग्जाम में कि किस साल तक लोकसभा विधानसभा में सीटों का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 2026 तक लोकसभा में विधानसभा सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यह किस संविधान संशोधन द्वारा फिक्स किया गया था? तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। वैसे ही जो परिसीमन था, मतलब कि जो जनगणना के लिए परिसीमन अर्थात लोकसभा की और विधानसभा में सीटों का परिवर्तन, या इसी को दूसरे वर्ड में हम परिसीमन जो बोलते हैं, तो ये जो परिसीमन है 1991 की जनगणना पर फिक्स किया गया। जबकि यहाँ आपको एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो परिसीमन अर्थात सीट जो है कितने होंगे लोकसभा और विधानसभा में, यह किस ईयर पर आधारित है वर्तमान में? तो वर्तमान में 2001 की जनगणना पर आधारित है। जबकि 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह 1991 की जनगणना पर आधारित था, जिसे 87वें संविधान संशोधन पर परिवर्तन करके 2001 की जनगणना पर कर दिया गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा विधानसभा में सीटों का परिवर्तन 2026 तक नहीं किया गया था। इसका निर्धारण 1901 वर्तमान में जो परिसीमन या सीट की संख्या है वह 2001 की जनगणना पर आधारित है। जबकि इसे 84वें संविधान संशोधन में 1991 की जनगणना पर किया गया था, लेकिन 87वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2001 की जनगणना पर कर दिया गया। तो ये 84वां हो गया। 84वां के बाद है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में कब शामिल किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था और इसे अनुच्छेद 21 के क में शामिल किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 के क में वर्णित है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके द्वारा अर्थात 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, इसके तहत यह फिक्स किया गया कि जो भी राज्य सरकारें या जो भी सरकारें हैं वह 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा सभी बच्चों को, अर्थात 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जो फैसिलिटी है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क शामिल करने से आया था। तो क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है। इसी में अर्थात 86वें संविधान संशोधन में ही 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि इससे संबंधित था कि सभी गार्जियन का, जो भी अभिभावक है, उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करेंगे, अर्थात उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये 11वां मूल कर्तव्य भारतीय अभिभावकों के संबंध में था। जबकि 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने से था। तो इसे आपको याद रखना है। 86वें संविधान संशोधन के बाद हमारा अगला संविधान संशोधन है 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों को अलग कर दिया गया। इससे पहले जो दोनों आयोग थे अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों पहले एक ही साथ था 2003 से पहले, लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन दोनों को अलग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 में रखा गया तथा एक नया अनुच्छेद
338 क या 338 ए जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया। अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि 2003 तक एक ही साथ था, इसे 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा तोड़ा गया और इन दोनों को अलग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब बना, तो अलग होकर के ध्यान दीजिएगा, यह अनुच्छेद 338 के तहत 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। जबकि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो अनुच्छेद 338 क के तहत, और इसे संविधान में कब शामिल किया गया था, तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का निर्माण किया गया था। इसके लिए नए आर्टिकल 338 ए संविधान में जोड़ा गया था। तो इन सभी लाइनों से जो भी मैंने पढ़ा यहाँ से बीपीएससी या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसे याद रखना है। अगला है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो है इसे 2003 में किया गया था और इसके तहत लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद की संख्या है यह कुल सीटों की संख्या से 15% अधिक नहीं होगी, यह निर्णय लिया गया था और इसका जो है शामिल अनुच्छेद 75(1) के तहत किया गया था, 75(1) के क के तहत। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिपरिषद विस्तार की सीमा कितनी % है वर्तमान में, तो मंत्रिपरिषद की जो विस्तार की सीमा है वो 15% है। अर्थात जो कुल मंत्री अर्थात लोकसभा में जो कि कुल 545 जो सीटें हैं, इसके कुल 15% सीटों पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो मंत्रिपरिषद जो विस्तार की सीमा है वो 15% रखी गई है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद विस्तार की है सीमा वो 15% रखा गया है। इसे अनुच्छेद 75(1) के क के तहत रखा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद जो है वह कुल सीट की संख्या के 10% हो सकता है। तो ध्यान रखना है सभी राज्यों में मंत्रिपरिषद की जो सीमा है वह कुल सीटों की संख्या के 15% होगा, जबकि सिर्फ दिल्ली में यह 10% होता है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि न्यूनतम सीटों की संख्या जो राज्यों में है वह 12 होना चाहिए, सीएम को मिला करके 12। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लोकसभा और विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या अर्थात मंत्रियों की संख्या वहाँ की कुल सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकता है और यह 15% में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री को जोड़ते हुए किया जाएगा, जबकि सिर्फ दिल्ली में यह 10% है। वहीं बात करें मिनिमम की तो सिर्फ राज्यों में ही मिनिमम मंत्रिपरिषद की जो सीमा है वह कम से कम सीएम को मिलाते हुए 12 सदस्य होना चाहिए, लेकिन अधिकतम जो है परसेंटेज में है 15%। यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वह है 92वां अर्थात 92 से संविधान संशोधन। ध्यान देने एक बात है यहाँ कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 नए भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। अब आप एक चीज़ कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान देना है 21वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसमें राष्ट्रीय भाषाओं की या सभी 22 भाषाओं की जो चर्चा है उसमें जो है 21वें संविधान संशोधन। यहाँ एक चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक नई भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा? सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान के संशोधन के द्वारा। वैसे ही 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 71वें संविधान के द्वारा नमक 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मूल संविधान में 14 भाषा थी, 15वां भाषा सिंधी और उसके बाद 3 भाषा कौन कौन से? 71वें द्वारा नमक को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 4 भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली था। तो इन चारों को जोड़ा गया था। तो इन एक साथ करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद रख सकते हैं।
अलग अलग में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। 92 के बाद अगला संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन। और 97वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था और इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अर्थात जो सहकारी समिति थी उनको संवैधानिक दर्जा 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसका क्या किया गया था, तो संवैधानिक दर्जा किया था। यही सहकारी समिति जो 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इस ईयर अर्थात 2021-22 में इसे एक नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं अर्थात अमित शाह जी हैं। तो 21-22 में एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले संविधान संशोधन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो संविधान संशोधन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि वह एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया था। तो वो है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा एक कोलेजियम पद्धति लाया गया था। अर्थात कोलेजियम पद्धति द्वारा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, उसके हटा करके एक NJAC अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसे संविधान सभा ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। अर्थात बात यह है कि 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम पद्धति है, इसके जगह पे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की बात की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करते हुए रद्द कर दिया गया था। तो यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है अर्थात या असंवैधानिक कर दिया गया है। तो वह कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा लाया गया था? तो नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। ध्यान रखना है, यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे रद्द कर दिया गया है। अगर यह लागू हो जाता तो बहुत ही एक विकट परिस्थिति हो सकती थी, या भारत के लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही खतरा हो सकता था, क्योंकि जब कार्यपालिका वाले ही न्यायपालिका की नियुक्ति करते तो फिर एक दूसरे से वे स्वतंत्र नहीं रह पाते और सभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो सरकार के पक्ष में चले जाते। इसलिए यह रद्द किया जाना बहुत ही एक तरह से उचित कहा जाएगा। तो जो NJAC है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और इसे 99वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया। अगला 99 के बाद है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन के आगे मतलब 100 से लेकर के 105 तक, यहाँ तक आपको ये याद रखना है कि यहाँ से संविधान संशोधन नहीं पूछता है, यहाँ से विधेयक पूछता है, और लगभग 100 से ज़्यादा बार यह पूछा जा चुका है। 1 से लेकर के 100 से 105 तक जो भी संविधान संशोधन है यह किस विधेयक के द्वारा किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में यह संशोधन नंबर भी देगा और विधेयक नंबर भी देगा। और विधेयक आपको हम बता चुके हैं कि संशोधन के लिए जो बिल पेश किया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। अगर वो संसद द्वारा पारित हो जाता है तो वो संविधान संशोधन बन जाता है, नहीं पारित होता है तो विधेयक ही रह जाता है, संशोधन में उसके काउंट नहीं किया जाता है। तो 100 के बाद आपको विधेयक भी याद रखना है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में 119वें विधेयक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि 100वां संविधान संशोधन को किस विधेयक के द्वारा किया गया था, तो ये विधेयक 119 के द्वारा। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे भारत बांग्लादेश, इसके तहत कौन सा काम हुआ था, तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है वह किस विधेयक के तहत किया गया था, तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता विधेयक 119 के तहत किया गया था। यहाँ संशोधन नहीं पूछता है, विधेयक पूछता है। यह जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है इसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 बीघा कॉरिडोर जो है इसे बांग्लादेश को दे दिया गया था और उसके कुछ गांवों को भारत में शामिल कर दिया गया था, जो कि सूटेबल थे किसकी दृष्टि से, तो सीमा के दृष्टि से। उसी को भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता कहा गया है। इसे 119वें विधेयक के द्वारा किया गया था और यह संविधान संशोधन 100वां था जो कि 2015 में हुआ था। अगला संविधान संशोधन है 101वां।
101वां संविधान संशोधन को 122वें विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि 101 मतलब यहाँ एक एक है 11, यहाँ 22 है, तो इस तरह से आपको याद भी ये रख सकते हैं कि 101वां संविधान संशोधन 122वें विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और इसके तहत संविधान में जीएसटी को शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी को किस विधेयक के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो जीएसटी को 122वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा शामिल किया गया था, जबकि 101वें संविधान संशोधन के रूप में इसे अपनाया गया था। जीएसटी को एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जिसे हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, अर्थात वस्तुओं के रूप में जिसे लिया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। जबकि जीएसटी को लागू करने की बात कीजिएगा तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने कि जीएसटी को किस विधेयक द्वारा लागू किया गया था, 122वें विधेयक, और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया तो 2016 में। इसे लागू कब किया गया था तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किससे संबंधित है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज अर्थात अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला जो संविधान संशोधन है वो है 102वां संविधान संशोधन, और 102वां संविधान संशोधन जो है इसे 123वें विधेयक के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। कौन से तो 102वें संविधान संशोधन को 123वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस विधेयक के तहत दिया गया तो 123वें विधेयक के तहत। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि इसके लिए अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342 को सम्मिलित किया गया था और इसमें संशोधन किया गया था। तो ये सभी अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा तो क्वेश्चन तो हो ही गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस विधेयक के तहत तो विधेयक 123, किस संशोधन के तहत 102वें संविधान संशोधन। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो स्थापना हुई थी यह 1993 में हुई थी। कब 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था तो 2018 में 102वें संविधान संशोधन और 123वें विधेयक के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला भी इम्पोर्टेंट है। अगला है 103वां संविधान संशोधन जो कि 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसे याद कैसे करते हैं। आपको एक पेज में सभी को नोट डाउन कर लेना है शॉर्ट में और उसे रिमेम्बर करना है। 3-4 बार आप पढ़िएगा याद हो जाएगा, या फिर आप बार बार वीडियो को देखिएगा पॉज करके या सुनिएगा तो आपको ऑडियो सुन करके भी याद हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में यह 124वें विधेयक के तहत शामिल किया गया था। 103वें संविधान संशोधन द्वारा सवर्णों को आरक्षण दिया गया था जिसमें EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि सवर्णों को आरक्षण किस विधेयक के द्वारा दिया गया था तो सवर्णों का आरक्षण 124वें विधेयक के द्वारा दिया गया था और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान था तो 103वें संविधान संशोधन में EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ये किस विधेयक के तहत था 124वें विधेयक के तहत। अगला है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन जो है 126वें विधेयक के तहत आया था और इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन था इसे समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त किस अनुच्छेद के तहत किया गया या किस अनुच्छेद के तहत भी बोलेगा तो अनुच्छेद 334 होगा। ध्यान से यहाँ से रखिएगा। ये क्वेश्चन हाल ही में PPSC में पूछा गया था कि 104वां संविधान संशोधन किस विधेयक के तहत पेश किया गया था तो 126वें विधेयक के तहत। इसके तहत
भारतीय संविधान में इसके तहत ध्यान रखिएगा कि जो एंग्लो इंडियन का जो संसद में नियुक्त किया था, जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन था, इसे समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा और विधानसभा में कब समाप्त किया गया? तो 126वें विधेयक के द्वारा और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो लोकसभा और विधानसभा में है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करता था। यह भी क्वेश्चन ये MPPCS में पूछा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, इसके लिए अर्थात इसका जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त करना था वो अनुच्छेद 334 के संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसमें एक और काम कर दिया गया कि SC ST का जो आरक्षण की सीमा थी उसे 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए जो रिजर्व सीटें हैं इसका जो सीमा है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि SC ST की आरक्षण की सीमा किस विधेयक के द्वारा बढ़ाया गया? तो 126वें विधेयक के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस साल? तो 2020 में। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, इसलिए इसको इतना लंबा थोड़ा सा वीडियो भी हो गया है। तो अब लास्ट है, लास्ट को देख लेते हैं। 105वां संविधान संशोधन विधेयक जो है हमारा लास्ट है, 105वां संविधान संशोधन जो कि विधेयक था 127वां। तो 105वां संविधान संशोधन को 127वें विधेयक के द्वारा कंप्लीट किया गया था और इसके तहत OBC आरक्षण को जो है राज्यों पर छोड़ दिया गया। अर्थात OBC आरक्षण से संबंधित है क्वेश्चन पूछेगा कि 105वां संविधान संशोधन विधेयक या फिर 127वां संविधान संशोधन विधेयक पूछेगा तो 127वां पूछेगा, संशोधन पूछेगा तो 105वां पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि OBC आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को दे दिया गया है, अर्थात OBC आरक्षण को अब राज्य अपना तय करेंगे कि किस जाति को कितना देना है और OBC आरक्षण कैसे देना है, यह राज्यों पे निर्भर करेगा। और इसमें जो है संविधान संशोधन 105वां किया गया था। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो OBC आरक्षण को राज्यों को दिए जाने से संबंधित है। दूसरे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि OBC जो आरक्षण है राज्यों को किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दिया गया? तो विधेयक 127वें के तहत और संशोधन 105वें के तहत। तो इस तरह से हमने कुल जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है इन सबको एक जगह आपको बहुत ही यह हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और किसी जो स्टेट PCS एग्ज़ाम्स हैं इनमें क्या किया जाता है कि इनमें जो है आपको इन सभी को मिला करके एक साथ मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर में सभी विधेयक को एक जगह शॉर्ट में नोट कर लेना है और इसे 3-4 बार या तो सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, ये गारंटी है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,